नमस्कार हमारे अन्नदाता किसान भाई बहनों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में मैं पूनम आप सभी का स्वागत करती हूँ। किसान भाई बहनों, सबसे पहले हम एक नज़र डालेंगे कृषि जगत में हो रही तमाम हलचलों पर, खबरें खेती के माध्यम से। तालाब में ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए एरेटर का करें इस्तेमाल। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए ढैंचा की खेती है बेहतर तकनीक। और औषधीय गुणों से भरपूर मैथा के उन्नत प्रभेद से करी खेती, बढ़ेगा मुनाफा। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति सिन्हा आपके साथ। अब खबर विस्तार से। पिछले दिनों बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय ने अपना 10वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। राजधानी पटना स्थित विश्वविद्यालय प्रांगण में आयोजित भव्य समारोह में वैज्ञानिकों, शिक्षकों, छात्रों के अलावा पूर्ववर्ती छात्र भी बड़ी संख्या में मौजूद थे। इस मौके पर विश्वविद्यालय ने 18 नए शैक्षणिक कार्यक्रमों की शुरुआत की। समारोह में राजेंद्र प्रसाद, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के कुलपति डॉक्टर PS पांडे मुख्य अतिथि थे। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नए शैक्षणिक कार्यक्रम न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश को मार्गदर्शन देंगे। इतना ही नहीं, पशुपालन, डेयरी, पोल्ट्री और मत्स्य पालन जैसे क्षेत्रों में ये कोर्स युवाओं के लिए नए अवसर और रोजगार भी सृजित करेंगे। बरसात के मौसम में मछली पालन करने वाले किसानों को अक्सर तालाब में ऑक्सीजन की कमी से बड़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। लगातार बारिश से पानी ठंडा होकर गहराई तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाती है। ऐसे में मछली पालक किसान भाई एरेटर का इस्तेमाल कर ऑक्सीजन लेवल बढ़ा सकते हैं। बरसात के मौसम में मछली पालन करने वाले किसानों को सबसे बड़ी समस्या होती है तालाब में ऑक्सीजन की कमी। लगातार बारिश से तालाब का पानी ठंडा हो जाता है और गहराई तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। ऐसे में मछलियां सतह पर आकर हाँफने लगती है और कई बार अचानक मौत भी हो जाती है। इस समस्या का सबसे असरदार समाधान है एरेटर। एरेटर पानी में हवा के बुलबुले पैदा करता है और ऊपर नीचे की परतों को मिलाकर ऑक्सीजन पूरे तालाब में फैला देता है। बरसात में जमा गंदगी और हानिकारक गैसें जैसे अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड भी एरेटर से कम हो जाती है। एरेटर से मछलियों को सांस लेने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है, उनकी भूख सामान्य बनी रहती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और वे तेजी से बढ़ती हैं। बरसात के मौसम में खेतों की उर्वरता बढ़ाने और हरी खाद की आवश्यकता पूरी करने के लिए किसान ढैंचा की खेती कर रहे हैं। ढैंचा एक दलहनी फसल है जिसकी जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं। ये जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जमीन में स्थिर करके मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं। खेती में मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना किसानों के लिए बड़ी चुनौती है और इसका सबसे सरल उपाय है ढैंचा की खेती। ढैंचा एक दलहनी फसल है जिसकी जड़ों में विशेष जीवाणु पाए जाते हैं। ये जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करके मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। 1 हेक्टेयर खेत में बुआई के लिए 25 से 30 किलो बीज की आवश्यकता होती है। खेती की 1 या 2 जुताई के बाद इसे समतल कर बीज की बुआई ड्रिल विधि से की जाती है। मात्र 45 से 50 दिन में इसकी फसल हरी खाद के रूप में तैयार हो जाती है। इस अवस्था में इसे जुताई कर मिट्टी में मिला दिया जाता है। ढैंचा का उपयोग करने से धान, गेहूं और मक्का जैसी फसलों की पैदावार में वृद्धि होती है। इसकी खेती पर लागत बहुत कम आती है लेकिन लाभ अधिक मिलता है। यह किसानों के लिए सस्ती, सुरक्षित और सबसे कारगर हरी खाद साबित होती है। मेथा यानी कि पुदीना की खेती आज किसानों के लिए नकदी
फसल साबित हो रही है। यह औषधीय एवं सुगंधित पौधा है जिससे मेथॉल, तेल और विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ, टूथपेस्ट, कॉस्मेटिक और शीतल पेय तैयार किए जाते हैं। बिहार में भी इसकी खेती बड़े पैमाने पर होती है। मैथा के उन्नत प्रभेद जैसे कुशाल, सिमक्रांति, सिमसना, सिमकुश, श्रीमिच किसानों में काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। इन उन्नत किस्मों की खासियत ये है कि इनकी उपज अधिक होती है और इनमें तेल की मात्रा भी साधारण किस्मों की तुलना में ज्यादा पाई जाती है। सुपर सीडर एक आधुनिक कृषि यंत्र है जिसका उपयोग पराली प्रबंधन और सीधी बुआई के लिए किया जाता है। यह पराली को जलाने की समस्या का समाधान करता है और अवशेष को मिट्टी में मिलाकर भूमि की उर्वरता बढ़ाता है। इससे गेहूं और अन्य फसलों की बुआई बिना खेत को साफ किए सीधे की जा सकती है। सुपर सीडर से समय, श्रम और डीजल की बचत तो होती ही है, साथ ही मिट्टी की नमी और जैविक तत्व भी सुरक्षित रहते हैं। इस यंत्र से उत्पादन लागत घटती है और पैदावार बेहतर होती है। सफलता की आज की कड़ी में मिलते हैं वैशाली जिले के सफल किसान मुनचुन पांडे से, जिन्होंने मात्र 1 एकड़ भूमि में बैगन की उन्नत खेती कर मिसाल पेश की है। मुनचुन ने पारंपरिक खेती छोड़ वैज्ञानिक तकनीक और उन्नत बीजों को अपनाया, साथ ही ड्रिप सिंचाई और जैविक खाद का उपयोग कर उत्पादन लागत भी कम की। इतना ही नहीं, सही समय पर रोग और कीट प्रबंधन कर फसल को सुरक्षित भी रखा। आज उनकी बैगन की पैदावार सामान्य से कई गुना अधिक है। इससे न सिर्फ उनकी आमदनी बढ़ी है बल्कि स्थानीय किसानों को भी प्रेरणा मिली है। और हम बैगन के खेती किए हुए हैं लगभग 1 एकड़ में। इसका कुल लागत 18 से 20 हज़ार रुपया है। इनकम 50 से 60% है और बहुत अच्छा खेती है, इसमें अच्छा बचत है। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी भाव पर। आइए एक नज़र डालते हैं राजधानी पटना के सब्जी मंडी में और जानते हैं हरी सब्जियों के ताज़ा भाव। बैगन 2000 रुपये प्रति क्विंटल, टमाटर 3300 रुपये से 3500 रुपये प्रति क्विंटल, गोभी 3500 रुपये से 4000 रुपये प्रति क्विंटल, परवल 3550 रुपये से 3600 रुपये प्रति क्विंटल, नेनुआ 1500 रुपये से 1700 रुपये प्रति क्विंटल। चलते चलते अब एक नजर मौसम के पूर्वानुमान पर। अगले 24 घंटों में राज्य के अधिकांश जिलों में बादल छाए रहेंगे, जबकि कुछ जगहों पर बूंदाबांदी होने की भी संभावना है। इस दौरान 18 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। खबरें खेती में आपने देखा मंडी भाव उपकरण, सफलता की नई कहानी और साथ में सबसे जरूरी जाना मौसम का हाल। दर्शकों, कृषि दर्शन कार्यक्रम के जरिए हम न सिर्फ पशुपालन, खेती किसानी और साथ में सरकार की योजनाओं से जुड़ी तमाम जानकारी आपके समक्ष लेकर आते हैं, लेकिन जानकारियों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए,
क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाई बहनों, दुधारू पशुओं में होने वाले संक्रामक रोग और उससे बचाव कैसे किया जाए, क्योंकि यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इससे जुड़ी पशुओं में होने वाले जो संक्रामक रोग हैं उसके लक्षण और बचाव ना समझा जाए और जाना जाए तो पशुओं को कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। तो इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे बीच हैं डॉक्टर सबिता कुमारी जी, जो बताएंगी कि पशुओं से संक्रामक रोग से बचाव कैसे किया जाए। तो आइए जानते हैं। किसान भाई बहनों, आज हम लेकर आए हैं खासकर पशुपालक किसान भाइयों के लिए दुधारू पशुओं में क्या है संक्रामक रोग और उनसे बचाव कैसे किया जाए। इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं बिहार वेटनरी कॉलेज पटना से डॉक्टर सबिता कुमारी जी। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहिबा आपका हमारे इस कार्यक्रम कृषि दर्शन में। तो डॉक्टर साहिबा, सबसे पहला जो सवाल है कि दुधारू पशुओं में कौन से ऐसे प्रमुख रोग हैं और उनसे बचाव कैसे किया जाए। दुधारू पशुओं में बहुत सारी बीमारियां होती हैं। कुछ बीमारियां जो हैं जीवाणुओं, विषाणुओं, फफूंद और परजीवियों के कारण होता है, जिनको संक्रामक रोग कहते हैं। और कुछ बीमारी जो है मैनेजमेंटल कारण और खान पान की कमी के कारण होता है। तो संक्रामक रोगों में जैसे कुछ बीमारी जैसे विषाणु जनित होता है, जैसे कि खुरपका मुंहपका रोग। यह एक विषाणु जनित रोग है जो कि खुर वाले जानवरों में होता है, गाय भैंस में होता है। इसके साथ साथ अन्य पशु में, बकरी, सुअर, इनमें भी होता है। और इस बीमारी में क्या होता है कि पशुओं के मुंह में छाले हो जाते हैं, पैरों में छाले हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं, मुंह से लार टपकने लगता है और अल्सर हो जाता है जीभों पे। तो इस कारण से क्या होता है, पशु में खान पान प्रभावित होता है, खाना खाने में पशुओं को दिक्कत होती है, पशु में लंगड़ापन होने लगता है। और बहुत इन कारण से क्या होता है कि पशु में दूध का उत्पादन भी कम होने लगता है, पशु सुस्त हो जाते हैं और कभी कभार पशुओं में थनैला रोग भी होने लगता है, पशु में गर्मी सहने की क्षमता प्रभावित होने लगती है। तो इस रोग से बचाव के लिए ज़रूरी है कि पशुओं को हम टीकाकरण करें। इस रोग के बीमारी के बचाव के लिए टीकाकरण उपलब्ध है, जो कि पशु चिकित्सक के परामर्श के अनुसार कर सकते हैं। साथ ही साथ बीमारी हो जाने के बाद पशुओं में जो है चिकित्सा करनी चाहिए। और जैसे कि मुंह के छालों के लिए बोरोग्लिसरीन का लेप लगाना चाहिए या फिटकरी के घोल से उन्हें धोना चाहिए। पैर के घावों को जो है पोटेशियम परमैंगनेट के घोल से धोना चाहिए। मक्खियों से बचाव करना चाहिए और साथ ही साथ सपोर्टिव ट्रीटमेंट जो है पशुओं में देना चाहिए। इसके अलावा पशु में अन्य जो बीमारी है, जैसे कि जो कि जीवाणु जनित रोग है, जैसे कि लंगड़ा रोग है, जिसे कि हम ब्लैक क्वार्टर भी कहते हैं, ये बैक्टीरियल डिजीज है। और इसमें पशुओं में क्या होता है कि पैरों के ऊपरी भाग में सूजन आ जाती है, उसमें गैस भर जाती है और उसको छूने पे चढ़ की आवाज़ आती है और जो है पशु लंगड़ा हो जाता है। कभी कभी ज़्यादा डिजीज सीवियर हो जाने पे क्या होता है, मांस सड़ जाता है। और इसके लिए भी बचाव के लिए ज़रूरी है कि पशुओं में साल में एक बार बरसात आने के पूर्व मई जून के महीने में टीकाकरण करना चाहिए। अन्य एक इम्पॉर्टेंट बीमारी जो है पशुओं में गलघोटू या हेमोरेजिक सिप्टिसीमिया है, जो कि पशुओं में गले की सूजन करता है, श्वास लेने में दिक्कत करता है, पशुओं में लार टपकने लगता है, उनमें
काफ़ी कभी कभार दस्त की भी समस्या हो जाती है। पशु में बहुत बार पशुओं की मृत्यु भी हो जाती है। तो इसके लिए पशु चिकित्सक के परामर्श के अनुसार एंटीबायोटिक दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए। और बचाव के लिए जो है इसके लिए भी टीका उपलब्ध है, जो कि मानसून के पूर्व पशुओं में लगाना चाहिए। इसके अलावा और भी जैसे कि पशुओं में टीबी है, जो कि एक बैक्टीरियल डिजीज है, इसमें भी पशु में सांस लेने में दिक्कत, सूखी खांसी, उच्च ज्वर पशुओं में होने लगता है। और इसके लिए ज़रूरी है कि पशुओं की नियमित अंतराल पर जांच करवाई जाए। जैसा कि आपने बताया कि बीमारी में बहुत सारे मतलब कि प्रमुख लक्षण से पता चलते हैं कि कौन कौन सी बीमारियां हैं। और ऐसे में आपने बताया कि ब्रुसेलोसिस ये जैसी बीमारी जो है वो नर पशुओं में भी हो जाती है, और साथ में वैसे लोगों को जो पशु को साफ हैंडल करते हैं उनको भी ये रोग हो सकती है। तो ऐसे में क्या उपाय है, जैसे बचाव का क्या उपाय है? जैसे आपने बचाव के बारे में भी बताया, अच्छी जानकारी भी दी, उपाय भी बताया, टीकाकरण के बारे में भी बताया। लेकिन अगर ऐसे रोग है तो इसके लक्षण क्या हो सकते हैं, जिसे हमें समय से पता चले कि ये रोग हो गया है, और साथ ही साथ इसके प्राथमिक उपचार यानी घरेलू उपचार, अगर कोई बीमारी हो गई तो घरेलू उपचार क्या है? क्योंकि हम डॉक्टर के पास बाद में ले जाते हैं, लेकिन पहले ज़रूरी हो जाता है कि हम उसका घर में ही प्राथमिक उपचार करें। ऐसे संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए प्राथमिक उपचार तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ विशेष सावधानियां बरतकर हम उनसे बचाव कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई पशु बीमार दिखता है तो सर्वप्रथम हमें उसे स्वस्थ पशु से अलग कर देना चाहिए। उसके खाने का बर्तन अलग कर देना चाहिए, पानी पीने का व्यवस्था अलग कर देना चाहिए। क्या होता है कि संक्रामक पशुओं से जो है, जो मुंह से लार निकलता है या उससे पेशाब निकलता है या दूध निकलता है, उसमें भी संक्रमण करने वाले जीवाणु विषाणु मौजूद रह सकते हैं। तो उनके संपर्क में आने से दूसरे स्वस्थ पशु भी बीमार हो सकते हैं। तो सर्वप्रथम अगर किसी भी पशु में बीमारी का लक्षण दिखे तो उसे अलग कर देना चाहिए। अगर कोई उसमें घाव है या कुछ है तो उसको उपचार करना चाहिए। और ऐसे मौक़ों पे हमें सर्वप्रथम जो है पशु चिकित्सक के परामर्श के अनुसार ही चिकित्सा करनी चाहिए। उनके संपर्क से, उनके सलाह के अनुसार ही जो ज़रूरी एंटीबायोटिक है, क्योंकि कुछ विषाणु जनित रोग हैं जिनको कि हम एंटीबायोटिक से नहीं, उसमें पहले से बचाव करके टीकाकरण करके उनसे बचाव कर सकते हैं। जबकि कुछ बीमारी जो जीवाणु जनित बीमारी है उनको हम कुछ एंटीबायोटिक दवाइयों का भी यूज करके उन पे कंट्रोल कर सकते हैं, उनको बचाव कर सकते हैं। तो ज़रूरी है कि जो वहाँ पे लोकल अवेलेबल पशु चिकित्सक हैं उनका परामर्श लिया जाए। और जैसे कि कुछ बीमारी है, जैसे कि थनैला है, थनैला जो है वो पशु में थन का बीमारी करता है। उसमें क्या होता है कि अब अगर ऐसा कोई पशु में थनैला से बचाव करना है तो क्या कर सकते हैं हम, जो स्वस्थ पशु है उसको जब दूध दूते हैं तो उसके पहले, दूध दूने के पहले उसके थनों को साफ़ करें। उसमें देखें कि हम कोई मिट्टी ना लगा हुआ हो, क्योंकि जब हम दूध दूते हैं तो उसका क्या होता है कि थन जो है उसका छेद खुल जाता है। उससे क्या हो जाता है कि अगर इन्वायरमेंट में भी बैक्टीरिया है, उसके आसपास के सतह पे भी बैक्टीरिया है, तो वो भी उसके छेद के माध्यम से शरीर में घुस सकता है। तो ज़रूरी है कि सफाई रखें, शेड की सफाई रखें। जब दूध दो रहे हैं तो पशु को खड़ा रखें। वो दूध दूहने के तुरंत बाद थन का छेद बंद नहीं होता। तो जब दूध दूहें उसके बाद पशु को खाना दे दें, ताकि वो कुछ देर तक खड़ा रहे और खाना खाते रहे, ताकि पशु तुरंत के तुरंत ज़मीन पर ना बैठे। और इस तरह से हम जब दूध दूते हैं तो हाथों को साफ सफाई करें। अगर जैसे कि एक ब्रुसेलोसिस मैं बताई, उसमें ब्रुसेलोसिस में क्या है कि जब पशुओं में गर्भपात की समस्या होती है, तो जो गर्भपात जो है फीटस है उसको जो है प्रॉपर उसका डिस्चार्ज करना चाहिए, उसके संपर्क में आने से बचना चाहिए। तो जब भी हम एनिमल को हैंडल करें तो ग्लव्स पहने, एप्रन पहने, उसके डिस्चार्ज को और आसपास का जो वहाँ पे भूसा और ये पशु चारा है उसको जला दें, ताकि, और जो एबॉर्टेड फीटस है उसको अच्छे से ज़मीन में गाड़ दें, ताकि उन सब के संपर्क में ना आए। कभी कभी क्या होता है कि शव को हम ऊपर में ज़मीन पे छोड़ देते हैं तो कुत्ता भी उनको नोचता है, उसके कारण वो एक जगह से दूसरे जगह पे बीमारी को फैलाता है।
तो इन बातों को हम प्राथमिक तौर पे ध्यान रख के हम पशुओं में बीमारी से, संक्रामक रोगों से बचाव कर सकते हैं, साथ ही साथ हम अपना भी बचाव कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहिबा आपका, जो आपने हमारे पशुपालक किसान भाइयों को दुधारू पशुओं में रोगों और उससे बचाव के बारे में इतनी अहम जानकारी दी। तो पशुपालक किसान भाइयों, अभी आपने जाना कि संक्रामक रोग से बचाव कैसे किया जाए दुधारू पशुओं का। अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले भाग की ओर, जो कि है सरकार की योजनाओं से जुड़ी। जी हाँ, आज हम देखेंगे सरकार की योजनाओं से जुड़ी एक योजना पर हमारी एक खास फिल्म। तो आइए देखते हैं। मधु क्रांति, एक नए युग का आगाज। मधु क्रांति विकास के नए रास्ते खोल रही है, मधुमक्खी पालकों के जीवन स्तर को बेहतर बना रही है, साथ ही पूरी दुनिया में शहद के क्षेत्र में भारत को एक नई पहचान दिला रही है। भारत सरकार मधुमक्खी पालकों की आय को बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से देश में मधुमक्खी पालन के संवर्धन और विकास के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि सहित मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। किसान तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई सक्सेस स्टोरी मीठी मुस्कान भी बिखेरे और स्वाद में भी मिठास भरे, तब तो आप इसे जरूर सोने पर सुहागा कहेंगे। हमारे किसान इन दिनों शहद के उत्पादन में ऐसा ही कमाल कर रहे हैं। शहद की मिठास हमारे किसानों का जीवन भी बदल रही है, उनकी आय भी बढ़ा रही है। मधुमक्खियां न सिर्फ शहद देती हैं, बल्कि पर्यावरण और कृषि के लिए भी आवश्यक हैं। यूं तो भारत में लंबे समय से लोग मधुमक्खी पालन का काम पारंपरिक तरीकों से करते आ रहे हैं, लेकिन आज के समय में इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं भी हैं और जरूरत भी है। मधुमक्खियों की इसी जरूरत और योगदान का जश्न मनाने और इसे और बारीकी से समझने के लिए ही मनाया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस। इसी आवश्यकता को समझते हुए 2020 में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत हुई। उद्देश्य स्पष्ट था, मधुमक्खी पालन के कार्य को वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से विकसित करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करके मधु क्रांति के सपने को साकार करना। मधुमक्खी पालन से मिलने वाले उत्पाद जैसे शहद, बी वैक्स, रॉयल जेली और पोलन आदि कई क्षेत्रों में प्रयोग किए जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रोत्साहन से और कृषि मंत्री जी के मार्गदर्शन से आज राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन सफलता का पर्याय बन चुका है। न केवल ये देश के किसानों के लिए आय बढ़ाने का एक साधन बना है, बल्कि तमाम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के साथ साथ देश के आर्थिक विकास में भी योगदान दे रहा है। 2013-14 में उत्पादन 76,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2022-23 में 1,40,000 मीट्रिक टन से अधिक हो गया है। 2013-14 में शहद का निर्यात 28,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2022-23 में 79,928 मीट्रिक टन से अधिक हो गया है। 3 विश्व स्तरीय अत्याधुनिक टेस्टिंग लैब और 31 मिनी शहद टेस्टिंग लैब स्थापित हुई। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की कामयाबी सिर्फ आंकड़े ही बयान नहीं कर रहे, कहानियां खुद इसकी सफलता की बानगी पेश कर रही हैं। मैंने 1990 में मधुमक्खी पालन शुरू किया, 2 बॉक्स से शुरू किया और आज हमारे पास लगभग 4,200 बी बॉक्सेस हैं। लगभग 17 तरह के हनी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, जो डिफरेंट एरियाज़ में बी को माइग्रेट करके प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जितने बी बॉक्सेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारे पास, वैक्सीट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 20 मीट्रिक टन पर डे का हनी प्रोसेसिंग प्लांट है। आज हमारा जो उत्पादन है वो 1 लाख केजी लगभग एनुअली हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। यमुनानगर के सुभाष काम्बोज मधुमक्खी पालन के अपने काम के चलते आज देश भर में जाने जा रहे हैं। सुभाष जी ने वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद उन्होंने केवल 6 बॉक्स के साथ अपना काम शुरू किया था। मैंने सिर्फ अपने पोलिनेशन के लिए और शहद खाने के पर्पज से ये बॉक्स रखे थे। जब मैंने देखा कि मधुमक्खियां भी बढ़ रही हैं और हमें शहद भी मिल रहा है, तो मैंने फिर प्रोफेशनल तौर पे इसी काम को ही करने की सोची और आज की तारीख में मैं लगभग 1500 बॉक्स पे मधुमक्खी पालन कर रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा लोग इस मिशन का हिस्सा बन रहे हैं।
इतना ही नहीं, ये मिशन नारी शक्ति को और अधिक सशक्त बनाने में भी बड़ा योगदान दे रहा है। अभी तक महिलाओं के 164 स्वयं सहायता समूहों को इससे जोड़ा जा चुका है। इसी तरह मधु क्रांति पोर्टल पर अभी तक लगभग 14,000 से अधिक पालक और 22 लाख से अधिक कॉलोनीज रजिस्टर हो चुकी हैं। आज भारत प्राकृतिक शहद का 6वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है। भारत मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन के क्षेत्र में सारी दुनिया के लिए एक मिसाल के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। मधु क्रांति आए और रोजगार के अवसर बढ़ाए। तो दर्शकों, अभी आपने देखा सरकार की योजनाओं में से एक योजना पर आधारित हमारी है खास फिल्म, और साथ में आपने जाना कि दुधारू पशुओं में संक्रामक रोग और उससे बचाव कैसे किया जाए। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ नई और खास जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे और पूरी कृषि दर्शन टीम को दे इजाजत। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। आप हमसे ईमेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल है directorddkpatna@gmail.com या kddkpatna@gmail.com।